हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी या जिसे हिंदी में कहा जाता है मुद्रा परिमाण सिद्धांत, जो क्लासिकल थ्योरी है, प्रतिष्ठित सिद्धांत है, उसे आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। जो क्लासिकल थ्योरी है, प्रतिष्ठित सिद्धांत है मुद्रा परिमाण का, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का, इसको हम केस ट्रांजैक्शन अप्रोच या हिंदी में लेन देन दृष्टिकोण भी कहते हैं। जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स, जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं इरविंग फिशर, उनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इनकी एक बुक पब्लिश हुई थी 1911 में, 1911 में बुक पब्लिश हुई थी। कौन सी? परचेजिंग पावर ऑफ मनी। इस बुक में उन्होंने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को प्रतिपादित किया था। अब देखिए उनका क्या मानना था कि जो मनी होती है उसका एक फंक्शन, मेन फंक्शन क्या होता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब मुद्रा जो होती है वो मुख्य रूप से लेन देन करने के लिए विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग की जाती हैं। और किसी भी अर्थव्यवस्था में जो प्राइस लेवल होता है, जनरल प्राइस लेवल, वो एक तरह से उस कंट्री में सर्कुलेशन में मनी कितनी है या मनी की सप्लाई कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो जनरल प्राइस लेवल होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? उस कंट्री में मनी की सप्लाई कितनी है, क्वांटिटी ऑफ मनी के बीच में। इन दोनों के बीच में प्राइस लेवल और क्वांटिटी ऑफ मनी या सप्लाई ऑफ मनी हम कह सकते हैं, इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप को एक तरह से शो किया था फिशर ने। ठीक है, इसलिए फिशर का जो सिद्धांत है वो एक तरह से क्या बताता है? प्राइस लेवल और क्वांटिटी ऑफ मनी या सप्लाई ऑफ मनी में डायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है, जिससे आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर जो हमारी ये थ्योरी है वो एक तरह से क्या बताती है कि किसी भी कंट्री में जो क्वांटिटी ऑफ मनी होती है, मुद्रा की जो मात्रा होती है, वो उस अर्थव्यवस्था में जनरल प्राइस लेवल, सामान्य कीमत स्तर, या वैल्यू ऑफ मनी, मुद्रा का जो मूल्य है वो निर्धारित करती हैं। मुद्रा का मूल्य या कीमत स्तर जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? क्वांटिटी ऑफ मनी के ऊपर, सप्लाई ऑफ मनी के ऊपर। मतलब जब अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में क्या होगा? सप्लाई ऑफ मनी अगर इंक्रीज होगी तो इससे क्या होगा? जो जनरल प्राइस लेवल है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। या जो वैल्यू ऑफ मनी है वो एक तरह से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया कि जो जनरल प्राइस लेवल है या वैल्यू ऑफ मनी जो है वो डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड है? क्वांटिटी ऑफ मनी के ऊपर, मनी सप्लाई के ऊपर डिपेंड है। मनी सप्लाई और प्राइस लेवल के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको शो करता है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। इसका जो क्लासिकल वर्जन है जो फिशर के द्वारा दिया गया है, मुद्रा परिमाण का प्रतिष्ठित सिद्धांत क्या बताता है? मुद्रा की मात्रा एम, क्वांटिटी ऑफ मनी, और दूसरा जनरल प्राइस लेवल, सामान्य कीमत स्तर, इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है। मतलब जो मुद्रा की मात्रा है, क्वांटिटी ऑफ मनी है, वो प्राइस लेवल और वैल्यू ऑफ मनी दोनों को निर्धारित करती हैं। अब फिशर की अगर हम बात करें तो फिशर ने इस सिद्धांत को किस तरीके से प्रतिपादित किया है? तो उन्होंने क्या बताया कि अगर अदर फैक्टर जो हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, उनमें अगर किसी तरीके का कोई चेंजेस अगर नहीं होता है, तो जो क्वांटिटी ऑफ मनी है या जो सर्कुलेशन में मनी है, अगर उसको बढ़ाया जाता है तो इससे क्या होगा? जो प्राइस लेवल है वो भी क्या होगा? बढ़ेगा। और अगर मनी की सप्लाई को कम कर दिया जाए तो जो प्राइस लेवल है वो भी क्या होगा? कम हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर मनी की सप्लाई को बढ़ाया जाता है तो प्राइस लेवल तो बढ़ेगा, लेकिन इससे वैल्यू ऑफ मनी जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जबकि मनी की सप्लाई को कम करने से जो प्राइस लेवल है वो भी कम हो जाएगा, लेकिन वैल्यू ऑफ मनी जो है वो क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या हो गया? परचेजिंग पावर। अगर मनी की सप्लाई बढ़ेगी, क्वांटिटी ऑफ मनी अगर बढ़ेगी तो प्राइस लेवल बढ़ेगा, जिससे क्या होगा? परचेजिंग पावर ऑफ मनी, मुद्रा की जो क्रय शक्ति है, मुद्रा का जो मूल्य है वो क्या होगा? घट जाएगा। ठीक है, इसी चीज को आगे हम एग्जांपल लेके भी समझेंगे। फिशर क्या बताता है कि जब मनी की जो
क्वांटिटी है, सप्लाई है, अगर उसको डबल कर दिया जाता है, दुगुना बढ़ा दिया जाता है, तो जो प्राइस लेवल है वो भी क्या होगा, दुगुना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अगर क्वांटिटी ऑफ मनी को डबल कर दिया जाता है, जैसे कि अगर क्वांटिटी ऑफ मनी 100 है, 100 से कितना कर दिया 200, और प्राइस लेवल अगर कितना है 2 रुपीज है, तो प्राइस लेवल भी क्या होगा, डबल हो जाएगा, 2 से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। मतलब जो क्वांटिटी ऑफ मनी है उसको डबल करने पर प्राइस लेवल क्या होगा, डबल हो जाएगा। और अगर क्वांटिटी ऑफ मनी को आधा कर दिया जाता है, अगर हाफ कर देते हैं, तो जो प्राइस लेवल है वो भी क्या होगा, हाफ हो जाएगा, आधा रह जाएगा। मतलब दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप भी है और प्रोपोर्शनल भी है, दोनों में समान अनुपात में परिवर्तन होता है, एक ही दिशा में परिवर्तन होता है। अब देखिए फिशर ने इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक इक्वेशन दी है। इक्वेशन क्या है, उसकी जो बेसिक इक्वेशन है वो क्या है, पी टी इक्वल टू एम वी। ठीक है, जहां पे पी का मतलब किससे है, प्राइस लेवल से है, और टी का मतलब क्या है, जो गुड्स और सर्विसेज हैं उनका ट्रांजेक्शन कितना हुआ है वो आपका हो गया है टी। पी टी, पी टी किसको बता रहा है, डिमांड ऑफ मनी को। और एम वी की अगर हम बात करें तो एम वी किसको शो कर रहा है, सप्लाई ऑफ मनी। और एम का मतलब जिसमें किससे हो गया है, क्वांटिटी ऑफ मनी से, और वी का मतलब किससे है, वेलोसिटी से। वेलोसिटी का मतलब हो गया कि जो मनी है उसकी एक यूनिट एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में कितना ट्रांजेक्शन करती है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम देखें कि 100 रुपए का जो नोट है उसने एक फिक्स टाइम पीरियड में 5 लोगों के हाथ में गया है, मतलब 100 रुपए से टोटल जो ट्रांजैक्शन हुआ है, लेन देन हुआ है, वो कितना हुआ है, 500 रुपए के बराबर हुआ है। मतलब 100 रुपए का नोट एक निश्चित समय में 5 लोगों के हाथों में गया है। इसका मतलब क्या हो गया कि 100 रुपए के नोट से जो इकोनॉमी है उसमें ट्रांजैक्शन कितना हुआ है, 500 रुपीज के इक्वल, मतलब 5 टाइम्स। तो ये जो 5 है इसको हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी ऑफ मनी कहते हैं। तो जो इक्विलिब्रियम होता है उसमें डिमांड ऑफ मनी और सप्लाई ऑफ मनी दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये उसका बेसिक इक्वेशन है। अब इससे अगर हमको प्राइस लेवल निकालना है तो प्राइस लेवल क्या हो जाएगा, एम वी अपॉन टी। अब देखिए जो फिशर उसने क्या किया है, यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ मनी है वी, उसको उन्होंने कांस्टेंट एज्यूम किया है। जो ट्रांजैक्शन है टी, उसको भी उन्होंने कांस्टेंट एज्यूम किया है। जो उन्होंने रिलेशनशिप बताई है वो किस किस के बीच में बताई है, प्राइस लेवल और क्वांटिटी ऑफ मनी के बीच में। ठीक है, तो हमारा देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एम वी अपॉन टी। अब देखिए फीचर क्या कहता है कि जैसे किसी अर्थव्यवस्था में जो क्वांटिटी ऑफ मनी है वो कितनी है, 100 हम मान लेते हैं, और जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 4, और ट्रांजैक्शन हम मान लेते हैं कितना हुआ, गुड्स और सर्विसेज का 50 के इक्वल। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 400 अपॉन 50 इक्वल टू कितना हो गया, 8। तो ये आपका क्या आ गया है, प्राइस लेवल। ठीक है, प्राइस लेवल कितना है इकोनॉमी में, 8 रुपीज है। अब फिशर का क्या कहना है कि जब इकोनॉमी में क्या होता है, जो क्वांटिटी ऑफ मनी है उसको डबल कर दिया जाए तो प्राइस लेवल भी क्या होगा, डबल हो जाएगा। जैसे देखिए हमने क्या किया, जो 100 थी एम क्वांटिटी ऑफ मनी उसको हमने डबल कर दिया, 100 से कितना कर दिया, 200। और जो ट्रांजैक्शन टी है उसको उन्होंने कांस्टेंट माना है 4 अपॉन आपका हो जाएगा 50। तो ये कितना हो जाएगा, 200 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 200 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा आपका 800। और 800 में अगर हम क्या करते हैं, 50 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। इसका मतलब देखिए क्या हुआ है कि प्राइस लेवल पहले कितना था, 8 रुपीज था। जब क्वांटिटी ऑफ मनी को डबल कर दिया गया, 100 से 200 कर दिया गया, तो जो प्राइस लेवल है वो भी क्या हो गया है, डबल हो गया है। इसी को एक तरह से हम क्या कहते हैं, क्लासिकल थ्योरी। ठीक है, जो फिशर की थ्योरी है वो एक तरह से यही है। फिर देखिए बाद में क्या हुआ था कि जो फिशर की इक्वेशन थी उसको मॉडिफाइड किया गया है और उसमें जो क्रेडिट मनी है उसको भी इंक्लूड किया गया है। तो क्रेडिट मनी को इंक्लूड करने से इक्वेशन क्या बन गई हमारी,
पीईटी इक्वल टू एम वी प्लस एम डैश वी डैश, ठीक है, जिसमें एम डैश का मतलब क्या है, क्रेडिट मनी, और वी डैश का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ क्रेडिट मनी, ठीक है, जो साख मुद्रा है, और वी डैश का मतलब क्या हो गया, साख मुद्रा की संचलन गति, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मनी जो इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, मुद्रा की संचलन गति, ठीक है। तो इससे हम प्राइस लेवल निकाल सकते हैं और वैल्यू ऑफ मनी को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जब इक्विलिब्रियम होता है तो उस समय क्या होता है, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स ट्रांजैक्टेड, ठीक है, वो क्या होती हैं, पीटी, जो इक्वल होती हैं, किसके इक्वल होती हैं, टोटल मनी एक्सपेंडिचर के इक्वल होती हैं। मतलब इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होता है, जो नेशनल एक्सपेंडिचर है वो नेशनल इनकम के इक्वल होता है। जो हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा था वो यहाँ पे एक तरह से क्या हो रहा है, एप्लीकेबल हो रहा है, ठीक है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की वजह से क्या होता है, नेशनल एक्सपेंडिचर जो होता है वो नेशनल इनकम के इक्वल होता है, ठीक है, जो हम इस इक्वेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखिए उनकी जो थ्योरी है उसमें कुछ एजम्पशंस है, कुछ मान्यताएं हैं। क्या क्या माना गया है, सबसे पहले जो प्राइस है पी एक तरह से क्या है, पैसिव फैक्टर है, जो एक तरह से क्या होता है, अदर फैक्टर से डिटरमिन होता है। मतलब कि जो मनी की सप्लाई है, क्वांटिटी ऑफ मनी है, उसके ऊपर एक तरह से क्या होता है, वो डिपेंड होता है। फिर इस थ्योरी में क्या एज्यूम किया गया है कि जो एम डैश है और एम है, इन दोनों का जो प्रोपोर्शन है वो एक तरह से क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था कि मनी की सप्लाई को अगर बढ़ाया जाता है, अगर एम को हमने क्या कर दिया, 100 से बढ़ा के कितना कर दिया, 200, इसका मतलब जो एम डैश है उसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, डबल। अगर एम डैश अगर माना कि 20 है तो क्या हो जाएगा, वो फिर 40 हो जाएगा। मतलब दोनों का जो प्रोपोर्शन है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ऐसा इसमें एज्यूम किया गया है। फिर V एंड V डैश हैं, उनको भी एक तरह से क्या किया गया है, कांस्टेंट एज्यूम किया गया है। जो वेलोसिटी ऑफ मनी है और वेलोसिटी ऑफ जो क्रेडिट मनी है, इन दोनों को कांस्टेंट एज्यूम किया गया है, और दोनों एक तरह से क्या होता है, मनी की क्वांटिटी में चेंज होने के साथ में चेंज नहीं होती, इनके साथ में एक तरह से वो इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। टी जो ट्रांजैक्शन है उसको भी एक तरह से क्या एज्यूम किया गया है, कांस्टेंट एज्यूम किया गया है। इसीलिए मैंने आपको जो एग्जाम लिया था अभी एग्जांपल, उसमें हमने क्या किया था कि जब हमने मनी की जो क्वांटिटी थी उसको हमने 200 से बढ़ा के कितना कर दिया था, 400 कर दिया था। लेकिन जो टी था उसमें हमने किसी तरीके का कोई चेंजेस नहीं किया था। जो वी था उसको हमने क्या माना था, कांस्टेंट। मतलब फिशर जो था उन्होंने क्या किया था, जो टी है और वी है उसको उन्होंने एक तरह से क्या माना था, कांस्टेंट माना था। फिर डिमांड फॉर मनी इज प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है। जो मुद्रा की मांग होती हैं वो वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन के साथ में प्रोपोर्शनल रिलेटेड होती हैं। फिर सप्लाई ऑफ मनी जो होती हैं वो एक तरह से क्या है, एक्सोजीनियसली फैक्टर है। मतलब कि जो मनी की सप्लाई है वो कौन करेगा, सेंट्रल बैंक करता है। मतलब इस मॉडल से उसका कोई रिलेशन नहीं होता है। फिर ये जो थ्योरी है वो कब एप्लीकेबल होती है, लॉन्ग रन में। और जो इकोनॉमी है उसमें एक तरह से क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, ये एज्यूम किया गया है। जो अदर इसके एजम्पशन है वो क्या है कि जो सप्लाई ऑफ मनी है वो एक तरह से क्या है, एक्सोजियसली डिटरमिन कांस्टेंट है। फिर जो थ्योरी है वो कब एप्लीकेबल होती हैं, लॉन्ग रन में। और जो इकोनॉमी उसमें क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट होता है। अब देखिए हमारी जो थ्योरी है उसको अगर हम एक्सप्लेन करें तो इस थ्योरी में फिशर ने क्या बताया कि जो क्वांटिटी ऑफ मनी है, क्वांटिटी ऑफ मनी और प्राइस लेवल दोनों के बीच में किस तरीके का रिलेशन है, डायरेक्ट भी रिलेशन है और प्रोपोर्शनल भी है, ठीक है। तो फर्स्ट बात होगी इसमें कि डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मनी एंड प्राइस लेवल, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ मनी और प्राइस लेवल दोनों के बीच में क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, प्रोपोर्शनल भी है। और फिर जो क्वांटिटी ऑफ मनी है और वैल्यू ऑफ मनी है, इन दोनों के बीच में इनवर्स और प्रोपोर्शनल रिलेशन है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मनी की सप्लाई को डबल कर दिया जाएगा तो प्राइस लेवल क्या होगा, डबल हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट और प्रोपोर्शनल रिलेशन हो गया। फिर जो क्वांटिटी ऑफ मनी है
अगर उसको डबल कर दिया जाता है तो जो वैल्यू ऑफ मनी है वो एक तरह से क्या हो जाएगी, हाफ, ठीक है, आधी रह जाएगी। अगर क्वांटिटी ऑफ मनी को हम डबल कर रहे हैं तो वैल्यू ऑफ मनी क्या होगी, हाफ रह जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया कि क्वांटिटी ऑफ मनी और वैल्यू ऑफ मनी में इनवर्स रिलेशन है, और इनवर्स के साथ साथ में क्या है, प्रोपोर्शनल रिलेशन भी है। अब देखिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप ये जो टेबल है उसको हम ले सकते हैं कि किसी इकोनॉमी में किसी टाइम में जो क्वांटिटी ऑफ मनी कितनी है, 100 है, फिर क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कितनी है, 100 के इक्वल है। तो जो जनरल प्राइस लेवल है वो क्या हो जाएगा आपका, m/t हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें आप वेलोसिटी को भी हम ऐड करना चाहें तब भी कर सकते हैं। तो 100/100 करने पर कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब अगर जो क्वांटिटी ऑफ मनी है उसको हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, ठीक है, लेकिन ट्रांजैक्शन की क्वांटिटी आपकी क्या है, पहले वाली है। तो मुद्रा की मात्रा को डबल करने से जो प्राइस लेवल है वो भी क्या हो गया, डबल हो गया, ठीक है। यहाँ पे 200/100 आएगा, तो 200 में 100 का डिवाइड करोगे कितना आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो क्वांटिटी ऑफ मनी है उसको डबल करने से जो जनरल प्राइस लेवल है वो भी क्या हो गया, डबल हो गया। लेकिन वैल्यू ऑफ मनी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ मनी पहले कितनी थी, 1 के इक्वल थी, लेकिन अब कितनी हो गई है, 0.5, मतलब पहले से आधी रह गई है। तो जो क्वांटिटी ऑफ मनी उसको डबल करने से क्या हुआ, जनरल प्राइस लेवल तो डबल हो गया, लेकिन वैल्यू ऑफ मनी जो है वो क्या हो गई है, हाफ हो गई है। इसी तरीके से अगर हम देखें कि जब क्वांटिटी ऑफ मनी को 100 से आधा करके, हाफ करके कितना कर दिया जाता है, 50 कर दिया जाता है। तो जो जनरल प्राइस लेवल है पहले कितना था, 1 रुपीज के इक्वल था, लेकिन अब कितना हो जाता है, 0.5, मतलब पहले से आधा रह जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो क्वांटिटी ऑफ मनी है उसको हाफ करने से जनरल प्राइस लेवल भी क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, लेकिन वैल्यू ऑफ मनी जो है वो एक तरह से क्या हो जाती है, यहाँ पे डबल हो जाती है। यही तो हमारा फिशर की थ्योरी है। अब इस चीज को अगर हम चाहें तो डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। जब किसी इकोनॉमी में क्वांटिटी ऑफ मनी कितनी है, ओ से लेकर एम है, उसमें प्राइस लेवल कितना है, ओ से लेकर पी है, या क्वांटिटी ऑफ मनी जब ओ से लेकर एम तक है तो वैल्यू ऑफ मनी कितनी है, 1/p है। अब जो मनी की सप्लाई है उसको डबल करके कितना कर दिया जाए, m2, तो जो प्राइस लेवल है वो भी बढ़ के कितना हो जाता है, p2 हो जाता है, लेकिन जो वैल्यू ऑफ मनी है वो पहले से आधी रह जाती हैं। इसी तरीके से अगर मनी की सप्लाई को और बढ़ा दिया जाए, उसका भी डबल कर दिया जाए पहले से, तो m4 पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो प्राइस लेवल है वो भी बढ़ के कितना हो जाता है, P4 हो जाता है, जबकि वैल्यू ऑफ मनी जो है वो पहले से आधी हो जाती है। इसका मतलब क्या हो गया, जिस रेशियो में मनी की सप्लाई बढ़ती है प्राइस लेवल भी उसी रेशियो में इंक्रीज होता है, बढ़ता है, लेकिन जो वैल्यू ऑफ मनी है वो उससे इनवर्सली, ठीक है, उसके साथ में विपरीत रूप से संबंधित है। मतलब मनी की सप्लाई बढ़ेगी तो जो वैल्यू ऑफ मनी है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे फिशर की जो थ्योरी, उससे हमको क्या पता चलता है कि जब इकोनॉमी में मनी की सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस लेवल बढ़ेगा, लेकिन जो वैल्यू ऑफ मनी है वो एक तरह से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब मनी की सप्लाई कम हो जाती है तो जो प्राइस लेवल है वो भी कम हो जाएगा, लेकिन वैल्यू ऑफ मनी क्या होगी, बढ़ जाएगी।